योगेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे कुछ सेक्टर्स पर जानना चाहेंगे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद इन सेक्टर थोड़ा-थोड़ा डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, आपको प्राइवेट बैंकिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है या फिर सरकारी बैंकिंग में? इसके अलावा अगर हम आईटी की बात करें, मिड कैप आईटी आपको ठीक लग रहा है कि ये जो लार्ज कैप आईटी हैं, हालाँकि वो चले हुए बहुत हैं, वो आपको सही लग रहे हैं? और एक और चीज़ बता दीजिए कि आपको क्या भरोसा है कि एफआईआईज़ का जो फ्लो है, वो बना रहेगा भारतीय बाज़ारों में? देखिए, एफआईआईज़ का फ्लो तो कहना मुश्किल है, बट अगर जब भी हिस्टोरिकली हम देखें, जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो कहीं न कहीं एफआईआईज़ इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ में आते हैं और और विद इन इमर्जिंग मार्केट में इंडिया एक्चुअली बेस्ट है एक्चुअली। इसके लिए मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल अब इंडिया में इनको आना ही पड़ेगा किसी तरह से। और रही बात सेक्टर की, देखिए पूरा बीएफएसआई सेक्टर अभी स्टेबल है। इनमें कोई ऐसा अभी कोई एनपीए का या बड़ा रिस्क नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है लिक्विडिटी को लेके या फिर डिपॉजिट्स को लेके। ये बैंक टू बैंक या एनबीएफसी टू एनबीएफसी में चेक करना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। और थोड़ा-सा कंज्यूमर फाइनेंस है, उसमें थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ अगर स्ट्रेस है। बट एज़ ऑफ नाउ जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा किसी ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है अभी तक, जो भी डिस्क्लोजर्स आए हुए हैं कहीं सबके। और रही बात आईटी की, देखिए आईटी में भी हमने ये देखा हुआ है कि कुछ जो इंटरेस्ट रेट कटने के बाद काफ़ी लोग अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, जो कि मिड कैप कंपनीज़ को थोड़ा फ़ेवर करती है, कि बड़ी कंपनी ज़्यादा करके कॉस्ट टेकआउट डील्स लेती है। इसलिए आपको अर्निंग ग्रोथ शायद मिड एंड स्मॉल आईटी कंपनी में ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि या तो आर-एन-डी में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आपका कोई डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा है, बाकी इवन लार्ज कैप में भी बहुत सी कंपनी जो करती है, बट उनका प्रोपोर्शंस में थोड़ा कम होता है और कॉस्ट टेकआउट्स का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। एक बार पावर सेक्टर पे जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि कंपनीज किस तरीके से एक्सपैंड कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। पर सरकार जब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लेकर आ रही है, योगेश जी क्या आपकी कोई टिप्पणी है कि कैसे ये पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है? और यहाँ पर कैसे आप प्लेस करें, क्योंकि देखिए जो सरकारी कंपनीज़ हैं उनके भी ऑपरेशन सुधरे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, पर एक इन्वेस्टर के लिहाज से अल्फा जनरेशन की उम्मीदें आपको कहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रही हैं? देखिए, ये पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन ये 2 अलग चीज़ हैं, ठीक है? तो हमें ये पूरे जो अपॉर्च्युनिटी है ना, ये आप स्टार्टिंग जो है पावर फाइनेंसिंग और ट्रांसमिशन फाइनेंसिंग, उसके बाद इक्विपमेंट प्लेयर्स, उसके बाद ईपीसी प्लेयर्स, जो अ इन 3 बकेट में डिवाइड करेंगे। देखिए, हर बिज़नेस का रिस्क अलग है, हर बिज़नेस के डायनामिक्स अलग है, तो इन्वेस्टर को ये चूज़ करना पड़ेगा कि उनको कहाँ पे देखना है। इनिशियली जो पावर फाइनेंसर होते हैं वो बेनिफिट होता है, उसके बाद आपका एसेट जिसको अपन बोलते हैं कि जो कैपिटल गुड इंजीनियरिंग कंपनी जो एसेट क्रिएट करने में मदद करती है। और तीसरा जो बकेट है जो ईपीसी जो बोलते हैं, जो उनका कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन वाला काम करते हैं। देन फोर्थ जो बकेट है एसेट ओनर का होता है। तो एंड साइकिल ये एंड एंड में जाके एसेट ओनर का बेनिफिट होता है। बट ये पहले 2-3 सालों में आपका जो एसेट क्रिएटर होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं। और हमें ये भी देखना है कि इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कहाँ पे अर्निंग साइकिल मैच कर रहा है, कहाँ पे वैल्यूएशन है और कहाँ पे आपका रिसीवेबल्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ती है। ये कोई एग्ज़ैक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि ईपीसी कंपनीज़ में आपके उनके रिस्क अलग है, जहाँ पे लेबर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है। आपका कैपिटल गुड्स अलग है, वहाँ पे आपका एसेट टर्न या फिर आपको मार्जिन्स पे फोकस करना पड़ता है। और जो फाइनेंसिंग में एक अलग रिस्क है कि जहाँ पे आपको एनपीएस पे और कॉस्ट हम्म। ऑफ फंड्स पे फोकस करना पड़ता है। तो ये 4 बकेट्स है और जी। एंड ऑफ द डे जो एसेट ओनर होता है, हम्म। उनको अपना देखना है कि आगे फ्यूचरिस्टिक